हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। सो डियर एस्पिरेंट, साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान विषय से जो भी एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए आज से हम अपने बैच का आरंभ करने जा रहे हैं। और आज हमारी इस बैच की पहली कक्षा होगी। जो आपकी बायोलॉजी का सिलेबस दिया गया है, 5 यूनिट बच्चे आप सभी को दी गई है। और 5 यूनिट के अंदर आपको एक्चुअली में पढ़ना क्या है। अभी तक आप किसी भी दूसरे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते थे तो आपको अपना केवल बायोलॉजी पढ़ना पड़ता था, जीव विज्ञान आपको पढ़ना पड़ता था। अब आपको साइंटिफिक ऑफिसर के अंदर आपकी बायोलॉजी को फोरेंसिक साइंस के साथ में इंटीग्रेट करना पड़ेगा बच्चे, उसके साथ रिलेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी बायोलॉजी के अंदर आप सभी ने आज तक जो पढ़ा है उस चीज का बेनिफिट आप लोग फोरेंसिक साइंस के अंदर, फोरेंसिक साइंस क्या चीज है, सारी बातें आप लोग यहाँ पर समझोगे। उसके साथ रिलेट करके कैसे आप लोग समाज को, सोसाइटी को लाभ पहुंचा सकते हो, बेनिफिट दे सकते हो बच्चे, ये चीज़ आपको पढ़ना है। अब इतनी छोटी सी बात नहीं है कि आप कैसे लाभ पहुंचा सकते हो केवल हमारे ये बोलने से हो गया। हर एक कंसेप्ट की हमें बिल्कुल डिटेल में जा करके बच्चे पढ़ना पड़ेगा। हमारी बॉडी एक छोटी से छोटी शेल, एक छोटी सी कोशिका से लेकर के हमारी बॉडी का पूरा ऑर्गेन किस प्रकार से हमें ये क्रिमिनल्स का पता लगाने में, पेरेंट्स का पता लगाने में, इन सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, वो सारी बातें पढ़ेंगे। तो आज संसारम एप्लीकेशन पे ये इस बैच के बच्चे पहली क्लास है। जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं मुझे एप्लीकेशन पे देख रहे होंगे। जिन बच्चों ने बैच ज्वाइन नहीं किया है वो सारे आ जाइए संसारम एप्लीकेशन पे, और यहाँ से हमारा ये कोर्स शुरू हो रहा है बच्चों। चलिए भाई, यूनिट 1 आप सभी के सामने है। यूनिट 1 जिसका नाम दिया क्या गया सर हमें, यूनिट 1 ये हमारा नाम है, इसको दिया गया है फंडामेंटल्स ऑफ फोरेंसिक बायोलॉजी। यानी जो हमारी फोरेंसिक जीव विज्ञान है बच्चे, उसके फंडामेंटल, उसके आधारभूत जो मूलभूत कंसेप्ट हैं, उस चीज को हम यहाँ पर समझना शुरू करेंगे। पहले कुछ घंटों के लिए हम उसको समझेंगे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके हम अपने मेन कंसेप्ट पे आएंगे और एक एक करके डिटेल में सबको पढ़ा जाएगा यूनिट वाइज। ऐसे यूनिट वाइज, यूनिट के अंदर जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, एक एक टॉपिक उठा करके सबको सीक्वेंस पे पढ़ाऊंगा। पूरा सिलेबस बच्चे आपका सीक्वेंस में होगा। किया जाए शुरू? चलो भाई आ जाओ। ये हम यहाँ से अपना कोर्स को शुरू करते हैं, यहाँ से अपनी चीज़ें स्टार्ट होंगी। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको लगे बच्चे, आप लोग मुझे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। ये जो पढ़ाया जा रहा है इसके नोट्स भी आप सभी को अवेलेबल होंगे, आप सभी को दिए जाएंगे। चलिए भाई सबसे पहले बच्चे फोरेंसिक बायोलॉजी पहले यूनिट हमारा है। पहले यूनिट के नाम में ही हमारा फोरेंसिक बायोलॉजी है। तो एक बार समझ लेते हैं सर फोरेंसिक बायोलॉजी क्या चीज़ है। देखो भाई, फोरेंसिक बायोलॉजी, देखो फॉरेन शब्द एक बात समझो आप लोग। फॉरेन शब्द भाई हमारी साइंस है, हमारी विज्ञान है, और विज्ञान के अंतर्गत फॉरेन, फॉरनर जैसे बोलते हैं, दूसरे देश के लोगों को फॉरनर बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हम फोरेंसिक बायोलॉजी, फोरेंसिक शब्द को फॉरेन से याद रखना। फॉरेन का मतलब बाहरी, यानी हमारी बॉडी है और हमारी बॉडी के ऊपर जो बाहर का कोई भी एक पार्टिकल है, हमारी बॉडी के संपर्क में बाहर का, यानी किसी दूसरी बॉडी, किसी दूसरे शरीर, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्टिकल है, आप देखना लगभग सारी चीजें हमारी इसी बात पे कंसंट्रेशन करेंगी, इसी बात के ऊपर कंसंट्रेट करके हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। फोरेंसिक के अंदर क्रिमिनल का पता लगाना, तो भी क्रिमिनल का कोई ना कोई सेल, क्रिमिनल की कोई ना कोई ऐसा पार्ट जो हमारे बॉडी से चिपका हुआ हो। पेरेंट्स का पता लगाना है, तो हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच के भी कुछ पार्टिकल जो कॉमन है वो पता लगाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात, फॉरेन का मतलब है कि हमारी बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी, दूसरे ऑर्गेनिज्म की कोई भी पार्ट है, कोई भी शेल है, चिपकी हुई है, ज्यादातर उसी का हम लोग क्या करते हैं, इसमें पता लगाते हैं बच्चे। तो फोरेंसिक बायोलॉजी हमारी क्या है, हमारी जो फोरेंसिक साइंस है ना, उसकी वो ब्रांच है जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल एविडेंस का साइंटिफिक एनालिसिस करके क्रिमिनल्स इन्वेस्टिगेशंस में उपयोग किया जाता है। यानी कि सर इसमें क्या करते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल एविडेंस। बायोलॉजिकल एविडेंस का मतलब है किसी भी जीवित ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसकी बॉडी का कोई टुकड़ा, कोई हिस्सा, उसकी स्किन की कोई सेल, उसके हेयर्स की कोई सेल, उसकी बॉडी की कोई भी सेल जो है, उस सेल का हम साइंटिफिक एनालाइज करते हैं। साइंटिफिक एनालाइज का मतलब हमारे पास साइंस में जितने भी मेथड्स हैं कि हम उस सेल को एनालाइज कर सके, उसके अंदर क्या है पता लगा सके, उसका जेनेटिक कोड पता लगा सके, उसका डीएनए मटेरियल का पता लगा सके। तो साइंटिफिक मेथड से उसका हम एनालाइज करके और फिर बच्चे इससे पता लगाते हैं
कि क्रिमिनल कौन है उसकी इन्वेस्टिगेशन करते इसमें उपयोग किया जाता है। यह है हमारी बायोलॉजी, हमारी जेनेटिक्स, हमारी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, हमारी जो बायोकेमिस्ट्री है और हमारे मेडिसिन, इन सभी के प्रिंसिपल आधारित एक सबकी मिक्स की हुई ब्रांच होती है। फोरेंसिक बायोलॉजी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब साइंस के अलग अलग ब्रांच हैं, अलग अलग डिसिप्लिन है। बायोकेमिस्ट्री अलग है सर, जेनेटिक्स अलग है सर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अलग है सर। तो जितने भी डिसिप्लिन है सबको मिक्स कर दो, सबके कंसेप्टों को एक दूसरे की सहायता के लिए यूज करो। यूज करके इन सबको मिक्स करके हमने कुछ नए कंसेप्ट बनाए हैं और उन्हीं कंसेप्टों को, उन्हीं थ्योरी को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारी क्या है, फोरेंसिक साइंस है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी कि सर फोरेंसिक साइंस क्या होती है, ये आपने पता लगा लिया। ठीक है सर, अब फोरेंसिक साइंस पता लगा तभी तो इसके प्रिंसिपल पढ़ पाएंगे, तभी तो इसका स्कोप पढ़ पाएंगे जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। ओके सर, फोरेंसिक बायोलॉजी का मुख्य उद्देश्य है जो क्राइम जिस भी जगह पे हुआ है उससे प्राप्त जो भी बायोलॉजिकल सैंपल हैं, जो भी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से रिलेट करते हुए टुकड़े हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन करना, उनको एग्जामाइन करना और बच्चे उनसे फिर इंटरप्रिटेशन, उनसे फिर क्या कंक्लूजन निकलता है वो करना होता है बच्चे, ताकि अपराधी की पहचान हो सके और विक्टिम का आइडेंटिफिकेशन और क्राइम जो है उसको रिकंस्ट्रक्शन संभव हो सके। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि भी क्राइम वाली जगह पे क्या हुआ होगा, उसी सीन को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना। उससे क्या होता है, हमें जितने भी एक्सपेक्टेड नज़रिए होते हैं, एक्सपेक्टेड जितने भी हमारे व्यू होते हैं उस क्राइम सीन के बारे में, वो हम लोग कर सकते हैं। हमारे आप जानते होंगे कि अगर किसी को गोली लगी है तो उस गोली लगने वाला व्यक्ति जहां भी खड़ा है उससे मान लो 20 मीटर पे एक व्यक्ति है, 50 मीटर पे दूसरा है, 100 मीटर पे तीसरा है, 500 मीटर पे चौथा है, चारों ने गोली चलाई, चारों में से लगी किसकी गोली है उसको, हम ये सारी बातें पता कर सकते हैं। कैसे? यही तो है सर, जो एविडेंस हमें मिले हैं बायोलॉजिकल, उससे हम उस क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मतलब उस वैसा ही दोबारा से एक्सपेक्टेड व्यूज हम वहां से बना सकते हैं और जितनी दूर से गोली लगेगी तो बॉडी के ऊपर किस प्रकार से वो असर करेगी, सारी चीजें हमारी पढ़ने का तरीका यहीं पर होता है। तो हमारी आधुनिक फोरेंसिक बायोलॉजी है ना, देखो ये तो है कि सर इतनी सारी ब्रांच है हमारी साइंस की, उन सारी ब्रांच का मिला जुला एक कंबाइन आप लोग स्टडी करते हो। आज की जो आधुनिक वाली फोरेंसिक बायोलॉजी है ना बच्चे, वो आपकी एक तो डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए के बारे में आज हमारे पास जितनी भी जानकारी, जितने मेथड्स हैं, सेरोलॉजी, सेरो सिरम, सिरम शब्द का यूज जहां पर भी हो तो हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड, जो तरल पदार्थ प्रवाहित हो रहे हैं, सामान्यतः उन्हीं की स्टडी से रिलेटेड बातें होती हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक तथा माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस का उपयोग करके अत्यंत एक्यूरेट रिजल्ट प्रदान करती है। हमारी आधुनिक जो आज की फोरेंसिक बायोलॉजी है ना, वो एक तो डीएनए टेक्निक का यूज करती है, सेरोलॉजी का यूज करती है, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक का मतलब है हमारे डीएनए आरएनए जीन्स के लेवल पे जा करके चीजों का पता लगाना बच्चे। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस मतलब बहुत सूक्ष्म स्तर पे जा करके चीजों को एनालाइज करके आज हम क्या कर सकते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट प्रदान कर सकते हैं। वर्तमान समय में हमारी फोरेंसिक बायोलॉजी जो है वो क्रिमिनल के जस्टिस सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। ठीक है सर, तो अभी सारी बातों का कंक्लूजन अगर मैं आपको कहूं तो फोरेंसिक बायोलॉजी वह साइंटिफिक डिसिप्लिन है, वो ब्रांच हमारे साइंस की जिसमें बायोलॉजिकल जो मटेरियल है ना उनका एग्जामिनेशन लीगल यानी कानूनी इन्वेस्टिगेशन और न्याय पर्पज से, जुडिशियल पर्पज से किया जाता है। इन बायोलॉजिकल मटेरियल्स में क्या क्या शामिल है, मैंने कहा कि भाई फोरेंसिक साइंस में हम लोग बायोलॉजिकल मटेरियल्स का यूज करते हैं। फोरेंसिक साइंस में हम लोग बायोलॉजिकल मटेरियल्स का यूज करते हैं। तो बच्चे बायोलॉजिकल मटेरियल ऐसे कौन कौन से हैं जिनका यूज करके हम जस्टिस कर सकते हैं? हमारा ब्लड हो गया, सीमेन यानी वीर्य हो गया, सलाइवा यानी लार हो गई, हेयर्स यानी बाल हो गए, बोन्स यानी अस्थियां हो गई, टिथ यानी दांत हो गए, टिश्यू यानी शरीर का कोई भी उत्तक हो गया, यूरिन हो गया या डीएनए के सैंपल। ये आपके पास में आप ऐसा कह सकते हो हथियार हैं। फोरेंसिक बायोलॉजी की हथियार, क्राइम सीन पर जिसने क्राइम किया है उसका अगर हमें इनमें से एक भी चीज का छोटा सा भी चीज मिल गया ना मेरे भाई, तो फिर हमारी फोरेंसिक साइंस आती है, फिर कहती है भाई अब हमें दे दो, इनमें से कुछ भी मिला है ना हमें दे दो, अब हम करेंगे एनालाइज इसको। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे भाई जितनी भी पॉपुलेशन है ना, सबके फिंगरप्रिंट तो मेरे भाई हमारे गवर्नमेंट के पास हैं,
सबके फिंगरप्रिंट तो गवर्नमेंट के पास है, आधार कार्ड बना हुआ है सबका। अब किसी ने, विक्टिम ने कोई क्राइम किया, उसके फिंगरप्रिंट मिल गए, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट जा करके उसके फिंगरप्रिंट सीधा जा करके आधार कार्ड के फिंगरप्रिंट से मैच क्यों नहीं कर देती, सीधा पता लग जाएगा। ऐसा कर सकती गवर्नमेंट, लेकिन जुडिशियरी ने मना कर दिया। रीजन क्या है कि हमारे आज तक जितनी भी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करी है ना, जितनी तकनीक हमने आज तक डेवलप करी है, उस तकनीक में से, उस तकनीक के द्वारा अगर हम ये मैच करते हैं तो 0.0001% चांस है कि वो मैचिंग गलत हो सकती है। सोचो कितनी कम उसकी पॉसिबिलिटी है गलत होने की। अब भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ये 0.0001 जो तुम कह रहे हो ना, अगर ये एक भी गलत व्यक्ति को न्याय, गलत व्यक्ति को सजा मिल गई तो सोचो कानून के ऊपर कितना बड़ा धब्बा होगा। तो बोला नहीं भाई, कानून का उद्देश्य है क्रिमिनल को सजा देना, लेकिन उससे ज्यादा उद्देश्य है कि जिसने क्राइम नहीं किया है उसको सजा नहीं देना, उससे बड़ा उद्देश्य है। इसलिए ऐसे मैचिंग नहीं होती। फिर कैसे करते हैं, फिर हम लोग सैंपल इकट्ठा करते हैं, शक के आधार पे, सस्पेक्ट के आधार पे हम लोग अपराधी के जो बायोलॉजिकल एविडेंस है, उसकी बॉडी के पार्ट उसको लेते हैं, कोई सेल लेते हैं, और जो हमें क्राइम सीन पे मिली है वो लेते हैं। जब तक कि दोनों चीज़ें नहीं मिल जाती तो हम लोग सैंपल मैच नहीं कर सकते, अपराधी को नहीं पकड़ सकते। तो बच्चे दोनों चीज़ें हम लोग करके काम करते हैं। ओके सर, अभी एक बार थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने जो स्कोप हैं उस स्कोप के ऊपर, और फिर प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर ये काम करती है बायोटेक्नोलॉजी, ये आपकी फोरेंसिक साइंस, फिर उस पर आएंगे। तो बच्चे सबसे पहले देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ फोरेंसिक बायोलॉजी। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ फोरेंसिक बायोलॉजी। सबसे पहले तो आप इस पे आ जाइए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ फोरेंसिक बायोलॉजी की हम लोग बात करते हैं। पहला चीज हम सबको ये देखने को मिलता है भाई, इसका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, जिसको आज तुम फोरेंसिक बायोलॉजी इतनी बड़ी चीज आप लोग आज समझ रहे हो। तो मेरे भाई इतनी बड़ी जो चीज है इसका विकास कैसे हुआ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है इसकी। देखो, फोरेंसिक बायोलॉजी का इतिहास बहुत प्राचीन है। जो हमारी पुरानी सभ्यताएं थी, पुराने कल्चर थे, उनमें भी अपराधों की जांच करने के लिए बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस का उपयोग किया जाता था। जैसे पुराना चाइना, इजिप्ट के अंदर, या इंडिया में भी आपका मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन के प्रारंभिक रूप देखने को मिलते हैं। कैसे देखने को मिलते हैं भाई, शुरुआत में जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मुख्यतः कैसे होती थी, जो विजिबल बायोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर की जाती थी। जैसे विजिबल मतलब जैसे खून के धब्बे, ब्लड स्टेन्स, या बॉडी के अंदर इंजरी है, या हेयर्स हैं, या डेड बॉडीज हैं। मतलब एंशियंट टाइम पे बच्चे क्या किया जाता था, एंशियंट टाइम पे भी इन सारी चीजों के ऑब्जर्वेशन करके ये कोशिश की जाती थी पता लगाने की कि अपराधी कौन है। ठीक है, कब, जब इजिप्ट सभ्यता थी, जब चाइना, आपका पुराना चाइना, इंडिया के अंदर भी बच्चे बहुत पुरानी चीजें। एंशियंट चाइनीज एक फोरेंसिक टेक्स्ट है, मतलब एक एंशियंट चाइनीज हमें जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जो उनकी प्रमाण के तौर पे हमें जो लिखित प्रमाण मिले हुए हैं बच्चे, तो वहां पर क्या है, एक टर्म है, जैसे हमारी इडियम्स एंड फ्रेज होती है, वहां भी एक टेक्स्ट है, द वॉशिंग अवे ऑफ रोगन। मतलब इसको वो फोरेंसिक साइंस का प्रारंभिक डॉक्यूमेंट के रूप में माना जाता है। ठीक है, क्या मतलब इसमें भाई, ये जो आर्टिकल है, बुक बोल दो, डॉक्यूमेंट बोल दो, सबसे पहला फोरेंसिक साइंस का डॉक्यूमेंट माना जाता है। इसमें डेथ के इन्वेस्टिगेशन और जो इंजरी हुई है किसी को, उसके एग्जामिनेशन का वर्णन मिलता है हमें, कि भाई डेथ का इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से, कौन कौन से बायोलॉजिकल हमारे सैंपल से कर सकते हैं, या इंजरी का एग्जामिनेशन करके हमें कैसे पता लगेगा कि इंजरी कैसे हुई है, या इंजरी की डेथ का कैसे क्या रिलेशन है। धीरे धीरे मेडिसिन और हमारी बायोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ फिर फोरेंसिक बायोलॉजी और ज़्यादा साइंटिफिक बन गई। 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप और लेबोरेटरी की जो नई नई तकनीक आई ना, उनके डेवलपमेंट ने बायोलॉजिकल एविडेंस के एनालाइज को अधिक क्या बना दिया मेरे भाई, अधिक रिलायबल बना दिया। ठीक है, अधिक रिलायबल बना दिया। समझ में आ गई इन सारी चीज़ों ने भाई। जैसे मेडिसिन का विकास हुआ, तो मेडिसिन के विकास से और नई नई टेक्निक आने से फायदा क्या मिला, फायदा ये मिला कि जो बायोलॉजिकल एविडेंस हमें मिलते हैं ना क्राइम साइट पे, तो उन सभी को हम मेडिसिन के तौर पे और ज़्यादा क्लियरली विजिबल कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। मेडिसिन की सहायता से उनके अंदर के जो दूसरे हिस्से हैं, जेनेटिक पार्ट हैं, उन जेनेटिक पार्ट्स को हम लोग और एनालाइज कर सकते हैं, बहुत जल्दी पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल है।
इस प्रकार से ब्लड के जो धब्बे हैं, ब्लड स्टेन, उनके आइडेंटिफिकेशन फोरेंसिक साइंस का प्रारंभिक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यानी पुराने समय पे भी ब्लड की सहायता से, ब्लड के सैंपल की सहायता से हम जो पहचान करते थे वो बहुत पुराने समय से चलता रहा। साइंटिस्ट ने ये समझना शुरू किया कि ब्लड स्टेन्स जो है ना, ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में महत्वपूर्ण एविडेंस प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद फिर जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन टेक्निक विकसित हुई, जिनसे हमें डेथ का डिटरमाइन करना संभव हुआ कि मृत्यु किस कारण हुई है। ऑटोप्सी यानी जो पोस्टमार्टम करते हैं, ये पोस्टमार्टम मेथड जो हैं, ये फोरेंसिक मेडिसिन और फोरेंसिक बायोलॉजी दोनों के महत्वपूर्ण कंपोनेंट बन गए। और फिर 20वीं सेंचुरी के अंदर बच्चे जो सेरोलॉजी का डेवलपमेंट, हमारे सेरोलॉजी, देखो सेरो शब्द है, सीरो शब्द ज्यादातर सीरम से रिलेटेड होता है, यानी कि जो बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं, जैसे ब्लड के अंदर बहुत सारा हिस्सा हमारा फ्लूइड है, तो उसी से रिलेटेड स्टडी होती है इसमें। तो सेरोलॉजी का डेवलपमेंट से फोरेंसिक बायोलॉजी में मेजर एडवांटेज मिली हमें, और सबसे ज्यादा मिली हमें कब, जब हमें ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी हो गई। इसके बाद तो फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो ब्लड संपेयर को कंपेयर करने वाला काम और भी आसान हो गया। मतलब जब ब्लड ग्रुप पता लग गया, फिर तो हम विक्टिम और जिसने भी ये मर्डर या फिर जो क्राइम किया है, तो उसका पता लगाना हमें ब्लड के बाद में और आसान हो गया। अभी ब्लड से रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट हैं बच्चे, इन साइंटिस्टों के आप लोग नाम भी जरा ध्यान से देखेंगे, नाम भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए जरा, तो अब कुछ जुड़े हुए यहां से क्या है, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट बच्चे देखिए जरा। सबसे पहला कार्ल लैंडस्टीनर, मतलब मैंने कहा फोरेंसिक बायोलॉजी के डेवलपमेंट में ब्लड ग्रुप का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब ठीक है सर, ब्लड ग्रुप का बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन है, तो ब्लड ग्रुप का कैसे है, क्योंकि हम ब्लड ग्रुप को कंपेयर कर लेते हैं, जो ब्लड के स्टेन्स हमें रक्त के धब्बे मिले हैं उनको कंपेयर कर लेते हैं विक्टिम के साथ में, कि विक्टिम के ही हैं कि नहीं, या फिर जिसने क्राइम किया है हो सकता है उसके हों, अगर विक्टिम के नहीं है तो फिर क्राइम करने वाले के होंगे, उसकी सहायता से कंपेयर करना आसान हो गया हमारे लिए। तो एक तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किसका है, कार्ल लैंडस्टीनर का। इन्होंने ABO जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है बच्चे, इसको डिस्कवर किया, जिससे फोरेंसिक ब्लड एनालिसिस अधिक एक्यूरेट हो गया। इन्होंने क्या किया था, ABO ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की। अब कहोगे सर ये ABO ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, हमने तो A सुना है, B सुना है, AB सुना है, O सुना है। भाई जो हमारा ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O, ये जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं ना, इस ब्लड ग्रुप के पूरे सिस्टम को हम एक नाम अगर दें तो उसको हम लोग ABO सिस्टम कहते हैं। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, लैंडस्टीनर ने की थी, ध्यान रखना। हालांकि जो हमारी मॉडर्न फोरेंसिक बायोलॉजी में सबसे बड़ा जो क्रांति है ना, सबसे बड़ी रिवॉल्यूशन, वो आई थी DNA टेक्नोलॉजी के कारण। क्योंकि आज भी देखो मेरे भाई, जहां भी कुछ भी क्राइम होता तो हम कहते हैं DNA मैचिंग करवाएंगे, DNA फिंगरप्रिंटिंग से पता लग जाएगा। ब्लड ग्रुप से बहुत बेनिफिट मिला, लेकिन सबसे बड़ी क्रांति हमारी कैसे आई, DNA टेक्नोलॉजी के कारण। 1984 में एलेक जेफरीज, इन्होंने DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को विकसित किया बच्चे। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्रत्येक व्यक्ति का DNA पैटर्न यूनिक होता है। अब कहोगे सर प्रत्येक व्यक्ति का DNA पैटर्न यूनिक होता है, मेरी नॉलेज ये कहती है कि सर मुश्किल से DNA पैटर्न 0.1% से भी कम, इतना ही बस यूनिक होता है, इतना ही बस यूनिक होता है, बाकी सब ह्यूमन बीइंग का सेम है। कहोगे सर फिर पता कैसे चलता है, अब सोच के देखो कि DNA मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में कितने सारे हैं, और इतने सारे मॉलिक्यूल में देखोगे ना तो 0.1% बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। कभी भी DNA फिंगरप्रिंटिंग हम यूज करते हैं तो DNA मैच करते हैं, भाई हमारे पेरेंट्स का पता लगाना है, DNA मैच करना है। मैच करेंगे तो ऐसा नहीं कि हमारे पेरेंट्स से हमारा सारा DNA मैच हो गया, नहीं, एक पॉसिबिलिटी होती है कि भाई एक ही जनरेशन से अगर कोई व्यक्ति हैं, बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं, तो उनका लगभग इतने % DNA आपका लगभग सिमिलर मिलेगा, पूरा तो कभी नहीं मिलता। और वो सिमिलर भी कौन सा मिलेगा, 0.1% जो होता है ना, उसके अलावा जो हिस्सा है उसमें सिमिलर मिलता है। तो कहने की बात है कि बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं होता, लेकिन एक पॉसिबिलिटी होती है कि भाई लगभग अगर एक ही जनरेशन से हैं तो इनका 50, 60, 70% सेम मिलेगा। समझ गए बात को, ओके सर। बाकी ये जो सेम वाली, डिफरेंट वाली, ये चीजें आप लोग जो बाकी आप जब दूसरे सिलेबस की तैयारी करते हो, दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो, तो तब ये टॉपिक्स आते हैं। अभी हमारे
डायरेक्टली टॉपिक अभी नहीं है, जब आएगा सेल पढ़ाऊंगा तो ये चीज बताऊंगा कि कैसे यूनिक होता है, कितने परसेंट किसके अंदर कॉमन होता है, ये सारी बातें भी कराऊंगा आपको। इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाली डिस्कवरी ने फोरेंसिक साइंस में रिवोल्यूशनरी चेंज ला दिया भाई, क्योंकि अब बायोलॉजिकल सैंपल से इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन अत्यंत एक्यूरेसी के साथ संभव हो गई। ठीक है सर, डीएनए प्रोफाइलिंग जो टेक्नोलॉजी का उपयोग हम, यानी डीएनए प्रोफाइल यानी फिंगरप्रिंटिंग वाली जो तकनीक है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? क्रिमिनल का आइडेंटिफिकेशन करने में, पैटर्निटी टेस्ट, पैटर्निटी यानी हमारे पेरेंट्स, हमारे जनरेशन, बच्चे का टेस्ट करना हो कि इसका पिता यही है कि नहीं है, विक्टिम का आइडेंटिफिकेशन करना, कोई व्यक्ति खो गया है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन, इन सारे क्षेत्रों में हम लोग यूज करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ने फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को हाईली रिलायबल साइंटिफिक बेसिस प्रदान किया। आज फोरेंसिक बायोलॉजी मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, पीसीआर टेक्नोलॉजी और डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक पर आधारित एक एडवांस साइंटिफिक डिसिप्लिन है। ये पीसीआर टेक्नोलॉजी, डीएनए सीक्वेंस, जेनेटिक, ये सब चीज़ें जो जो आपके सिलेबस में रिलेट करेगी उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी आपने कभी ना कभी किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करी होगी तो डेफिनेटली आप लोग इसको पहले भी पढ़ के आए होंगे। ठीक है सर, अब जो बातें मैंने आपको बताई है ना, इन सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है या आपसे इंटरव्यू के अंदर जो बात पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने इन सारी चीज़ों को एक बार समराइज करके लिख दिया आप सभी के सामने। एंशिएंट पीरियड जो था ना, उसके अंदर मेडिको लीगल ऑब्जर्वेशन का हमें ज्ञान हुआ था। 19वीं शताब्दी में माइक्रोस्कोप और ब्लड के एग्जामिनेशन शुरू हुआ था। 1900 में 1900 के अंदर और एबीओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी हुई थी बच्चे 1900 में, और 1984 में हमें क्या पता लगा था? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डिस्कवरी हुई थी। और मॉडर्न एरा जो आज का है उसमें हम पीसीआर मेथड और डीएनए का सीक्वेंस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ये कुछ कंक्लूजन के तौर पे बातें मैंने लिख दी हैं। अब इसमें जो कुछ टर्म्स यूज हुई है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग, एबीओ ब्लड ग्रुप, माइक्रोस्कोपी, है ना, ये मेडिको लीगल, ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है, अभी बच्चे हम कोई प्रॉपर कोई कंसेप्ट, कोई एक ही कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे, हम अभी बेसिक इसकी ये देख रहे हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ। बाकी ये जितने भी टेक्निक्स के नाम, आपके जो टेक्निकल शब्द यूज हो रहे हैं, ये सारे के सारे आपके सिलेबस के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से मेथड में क्या होता है। और जो बच्चे पिछली बार, बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो मुझसे दूसरा बैच जो आपका एमपी सेट का अभी चल रहा था, या हाँ एमपी सेट वाले बैच में जो बच्चे थे, उन बच्चों ने ये सारी बातें पढ़ ली हैं। ये पीसीआर क्या होता है, डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या है, वो बच्चे उस बैच के अंदर पढ़ चुके हैं सारी चीजों को। जिसने पढ़ा है उसको याद भी होगा। ओके भाई, अब क्वेश्चन देखो, एक अभी तक जो पढ़ा है ना तुमने, उसके आधार पे सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूं। देखो जरा क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक किस साइंटिस्ट ने विकसित की? बता सकते हो भाई? अब ये मुझे एक बार आप जवाब दे दो। सोचो एक बार, आपके सामने जो 3-4 वैज्ञानिकों के नाम लिखे, इनमें से कुछ का यूज हुआ होगा, है ना। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जब बात आती है तो किसका जिक्र आता है? एलेक जेफरीज। एलेक जेफरीज। तो ऐसे याद रखना, इंटरव्यू में ऐसी डायरेक्टली बात, देखो जब आप एग्जाम देते हो ना, रिटन एग्जामिनेशन में आपको कोई खास दिक्कत आएगी नहीं। बता रहा हूं, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। सच में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत 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 कम होती है। आधे से ज्यादा बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं कि सो रहे हैं, उन्होंने ये फॉर्म नहीं भरा होगा। ये फॉर्म की लास्ट डेट आपकी जा चुकी है, लेकिन अभी लेट फीस के साथ भरे जा रहे हैं। अभी भी लेट फीस एक बार पता कर लेना, लेट फीस भी 2 पार्ट में होती है, एक बार थोड़ी कम होती है, फिर लास्ट में तो बहुत ज्यादा भरी ली जाती है। अभी शायद ज्यादा नहीं ली जा रही होगी मेरे हिसाब से, आप चेक कर लेना अपनी एमपी ऑनलाइन पे जा करके। आधे बच्चे अभी भी सो रहे होंगे, उनको फॉर्म का ही पता नहीं लगता। आजकल बच्चों में पता दिक्कत क्या हो गई है? बच्चों में दिक्कत ये है कि वो फॉर्म कौन सा कब आ रहा है, इस बात के लिए वो टीचर पे डिपेंडेंट हो गए यूट्यूब पे, जबकि उनको हर वीकली पता करते रहना चाहिए एमपी ऑनलाइन की दुकान पे। अगर आप बहुत दूर भी हो ना, तो भी मेरे भाई एक बार आपको ये पता करते रहना चाहिए। और यूट्यूब के ऊपर बजाय कि शॉर्ट्स रील देखने के, आप लोग ऐसे टीचरों को या ऐसे चैनलों को फॉलो करके रखो, डेली एक बार खोल के देखते रहा करो कि भाई क्या चल रहा क्या नहीं। उससे आपको इरिटेट नहीं होना है। अब यूट्यूब पे लोग अपने व्यू बढ़ाने के लिए आपको कई बार जानकारी पूरी नहीं भी देंगे, कुछ ऐसा होगा नहीं लेकिन हल्ला मचा देंगे, ये आने वाला। सहन करो भाई। अगर आप आज इन चीज़ों को सहन नहीं कर पा रहे हो, आज आपको इरिटेशन हो रहा है, आप दूसरे टीचरों को गाली देना शुरू कर देते हो। अगर कोई वैकेंसी नहीं आई और टीचर ने अपना बैच लॉन्च कर दिया, टीचर ने आपको कहा कि आने वाले, तुम कहोगे, आप तो कहते रहोगे,
हटा दो भाई, सहन शक्ति बनाओ अपनी, क्योंकि जॉब जब तुम लग जाओगे तब कहाँ भागोगे। आज तो तुम किसी को भी कुछ भी बोल के निकल सकते हो, कल को जॉब लगोगे ना भाई साहब, तुम्हारी तपस्या इतनी परीक्षा ली जाएगी तुम्हारी, जहां भी जॉब करोगे ना, जहां भी जॉब करोगे भाई साहब, स्कूल लेवल पे पॉलिटिक्स, आपके आपके स्टूडेंटों में पॉलिटिक्स, कहाँ कहाँ सर्वाइव करोगे तुम। और अगर तुम साइंटिफिक ऑफिसर लगोगे, जहां जॉब करोगे वहां पॉलिटिक्स, हर जगह। ये तो ह्यूमन के ब्लड के अंदर है। आज तो तुम लोग टीचरों से ही लड़ने लग जाते हो, अरे मास्टर है अपना फायदा देख रहा, अरे वो चैनल वाला फायदा देख रहा। भाई बाद में किसको बोलोगे, बताना मुझे। आज तुमसे सहन नहीं हो रहा चीजें छोटी छोटी, तो इतनी कहता हूं, सहन शक्ति बरकरार रखो और अपने सोर्स को पक्की रखो, जहां से फॉर्म निकलने का तुम्हें पता लगते रहे मेरे भाई, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों की ये बात इसलिए कर रहा हूं, मेरे पास अभी मैसेज आ रहे हैं, सर मेरा फॉर्म नहीं भरा, सर निकल गए क्या, फॉर्म निकल गए क्या, डेट जा चुके आखिरी, कह रहे हैं सर निकल गए क्या। चलो भाई आ जाओ। अब है हमारे पास में जो अगली चीज हम लोग देखने वाले हैं, वो है सर स्कोप। स्कोप मतलब कितना एरिया वास्ट है, मतलब किस किस क्षेत्र में जाकर के हम लोग, किस किस क्षेत्र में जाकर के हम लोग ये पता करते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखो भाई, ये हमारी जो फोरेंसिक बायोलॉजी है ना, फोरेंसिक बायोलॉजी, फोरेंसिक बायोलॉजी का स्कोप हमारे आज मॉडर्न फोरेंसिक साइंस में बहुत व्यापक और मल्टी डायमेंशनल है। कई अलग अलग दिशाओं में हम इस फोरेंसिक बायोलॉजी का यूज करते हैं। ये बायोलॉजिकल एविडेंस के साइंटिफिक एग्जामिनेशन द्वारा लीगल इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन और ह्यूमैनिटेरियन एप्लीकेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब फोरेंसिक बायोलॉजी इतने सारे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में आज आपकी यूज होती है, इतने क्षेत्रों में आपके आज फोरेंसिक बायोलॉजी का उपयोग होता है बच्चे। फोरेंसिक बायोलॉजी हमारी बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मेडिसिनल बायोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी जैसी कई हमारी साइंस की ब्रांच जो है ना, उनसे क्लोजली रिलेटेड है। मतलब फोरेंसिक साइंस तब हमारी काम कर सकती है जब हमें इन सारे क्षेत्रों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो, इन सब से रिलेट करती है। या ऐसा कह दो, ये हमारी साइंस की जो बाकी की ब्रांच है ना, इन सब का कॉम्बिनेशन ही आपका क्या है, सबका कॉम्बिनेशन ही आपका बायोलॉजी है। हमारी मॉडर्न फोरेंसिक बायोलॉजी एडवांस्ड मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, भाई आज की जो हमारी आधुनिक फोरेंसिक बायोलॉजी है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, तो बहुत अत्याधुनिक जो हमारी मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजियां हैं। मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी मतलब सर, मतलब तो जीन से डीएनए के लेवल पे जाकर के टेक्निक्स हम यूज करते हैं, जैसे पीसीआर टेक्निक है ना, पीसीआर टेक्निक है, जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं ऐसी। उन पे डीएनए के एनालाइज पे माइक्रोस्कोप के द्वारा एग्जामिनेशन, इनके द्वारा अत्यंत एक्यूरेट हम एविडेंस प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य बायोलॉजिकल एविडेंस का आइडेंटिफिकेशन, उनका एनालिसिस, उनका इंटरप्रिटेशन करना है, ताकि क्राइम सॉल्व किए जा सके और विक्टिम की पहचान हो सके तथा लीगल इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक सपोर्ट मिल सके बच्चे। ठीक है, तो एक बार अब हम जो चीजें हमने देखी हैं उनको एक बार एक एक करके देख लेते हैं। स्कोप देखें, पहला स्कोप क्या है, फोरेंसिक बायोलॉजी जो है वो आपकी कहाँ काम आती है, सबसे पहला काम आती है वो आपके क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, है ना। तो फोरेंसिक बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। क्राइम सीन से प्राप्त जो बायोलॉजिकल एविडेंस हैं उनसे विक्टिम की पहचान होती है, जैसे ब्लड स्टेन, हेयर, सलाइवा, सीमेन, स्किन सेल, नेल्स, बोन्स, ये सारी। एप्लीकेशन क्या है, मर्डर का पता लगाना, सेक्सुअल असोल्ट किसी ने किया उसका पता लगा, किडनैपिंग का पता लगाना, असोल्ट केस, पॉइजन किसी ने दे दिया हो, वो सारे केस। तो इन सारी चीज़ों से जो एविडेंस प्राप्त होते हैं उनसे हम पता लगाते हैं, उनसे हम जो अपराधी का पता लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, फोरेंसिक बायोलॉजी की मदद से। दूसरा बच्चे और स्कोप क्या है, डीएनए प्रोफाइलिंग एंड इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन। मतलब डीएनए को एनालाइज करते हैं फोरेंसिक बायोलॉजी में, सबसे पावरफुल एप्लीकेशन है। प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए पैटर्न यूनिक होता है, जिससे हम एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन संभव होती है। कहाँ पे, क्रिमिनल का पता लगा सकते हैं डीएनए की प्रोफाइल, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, है ना। पैटर्निटी टेस्ट कर सकते हैं, कोई पर्सन मिस हो गया उसका पता लगा सकते हैं, या फिर आपका जो मास डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन, यहाँ भी वही है बच्चे, बहुत बड़े स्तर पे अगर कोई क्राइम हुआ है, डीएनए कहां से निकाल सकते हैं, ब्लड से निकाल सकते हैं, हेयर की रूट से, सलाइवा से, बोन मैरो
और स्किन टिश्यू से, इन जगह से डीएनए प्राप्त करके और फिर हम उसका आगे प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं सारी बातों का। तीसरा बच्चे फोरेंसिक सीरोलॉजी। फोरेंसिक सीरोलॉजी, फोरेंसिक सीरोलॉजी हमारे बॉडी के फ्लूइड्स का साइंटिफिक एग्जामिनेशन है। पहले ही बता था सेरोलॉजी, सेरो यानी सीरम, सीरम यानी समझो कि हमारी बॉडी के फ्लूइड्स का एग्जामिनेशन है। तो हमारी बॉडी के फ्लूइड्स का एग्जामिनेशन करके पता लगा सकते हैं। फ्लूइड्स हमारे कौन से हैं, जैसे ब्लड हो गया, सीमेन हो गया, सलाइवा हो गया, स्वेट हो गया। इससे इन सब की सहायता से हम क्राइन का भाई हमें दिखेगी कहाँ पे सीमेन गिरा हुआ है, कहाँ पे पसीना गिरा हुआ है, कहाँ पे दूसरे फ्लूइड गिरे हुए हैं। इन सारी चीजों का एग्जामिनेशन करके क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट दोबारा से हम वैसा एक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा बच्चे आपका, है ना। सेक्सुअल असोल्ट की का पता लगा सकते हैं, ब्लड ग्रुप का पता लगा सकते हैं, सारी चीजें। ठीक है सर। फिर मैंने एक शब्द यूज किया था, डिजास्टर विक्टिम इन्वेस्टिगेशन। मतलब जैसे कोई प्राकृतिक अगर कोई बड़ा डिजास्टर आ गया है ना, या कोई प्राकृतिक रूप से एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें कई बार ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन का पता नहीं लगता कि कौन था, कौन मरा है, कितने मरे हैं। तो उन सब का भी आइडेंटिफिकेशन हम लोग फोरेंसिक बायोलॉजी की सहायता से ले सकते। जैसे भूकंप आ जाए, है ना, विमान क्रैश हो जाए, बाढ़ आ जाए, टेररिस्ट का अटैक हो जाए, तो वहां भी हम पता कर सकते हैं भाई जो व्यक्ति मरे हैं उनकी कितने व्यक्ति मरे होंगे। तो सारे की बॉडी नहीं मिलती, लेकिन किसी भी व्यक्ति का डीएनए मिल जाए तो उससे पता कर सकते हैं कि ये अलग अलग व्यक्ति का डीएनए है ना। जैसे डीएनए एनालाइज कर सकते हैं, डेंटल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, कंकाल की सहायता से पता लगा सकते हैं। एक बच्चे फिर आपका वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स, मतलब जो फोरेंसिक बायोलॉजी है वो इलीगल जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड और पोचिंग इन्वेस्टिगेशन में भी सहायता कर सकते हैं। इलीगल तरीके से जो पशुओं को मार के उनके अंगों का व्यापार किया जाता है, तो वो भी हम पता लगा सकते हैं सर इससे। चलिए, तो इनसे हम स्पीसीज का पता कर सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज के अंग ले जाए जा रहे हैं, क्या वो लीगल है या इलीगल है। ऐसे पता लगा सकते हैं कि लीगल एनिमल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि इलीगल का। ऐसे बच्चे फिर एक फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, ये भी हमारे इसी के अंतर्गत आता है। तो ह्यूमन का जो स्केलेटन है ना बच्चे, वो स्केलेटन यानी मानव के कंकाल के जो अवशेष बचे हुए हैं उनका एग्जामिनेशन हम लोग फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी का भाग होता है। इससे क्या होता है, इससे जैसे हमारी बोन का कोई हिस्सा अगर लेबोरेटरी में ले जाए ना, तो मेरी एज बता सकते हैं। जैसे एज डिटर्मिनेशन पता लग सकता है, सेक्स का पता लग सकता है ना, एंसेस्टर पूर्वजों का पता लगा सकता है बच्चे, या जो आपकी डिकम्पोज हो चुके हैं बॉडीज, उनके भी हम कोई ना कोई अवशेष हमारे पास होगा, तो उससे हम लोग इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। फिर बच्चे फोरेंसिक एंटोमोलॉजी, ये भी आपका स्कोप है, ये भी एक अंतर्गत फील्ड आता है किसके, फोरेंसिक बायोलॉजी के। इसमें इंसेक्ट का उपयोग हम लोग डेथ की इन्वेस्टिगेशन में किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेनली जो पोस्टमार्टम इंटरवल एस्टिमेशन का पता लगाते हैं। मतलब इंसेक्ट जो है ना वो स्पेसिफिक स्टेज पर डेड बॉडी पर आपका कोलोनाइज करते हैं, जिससे टाइम सिंस डेथ एस्टिमेशन किया जाता है। मतलब कुछ इंसेक्ट का यूज करके इंसेक्ट को बॉडी के ऊपर छोड़ देते हैं, तो बॉडी पे छोड़ने के बाद इंसेक्ट अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट जो है ना वो अलग अलग समय पे ही बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। हो सकता है कुछ इंसेक्ट बॉडी तुरंत मरते ही तुरंत उसके ऊपर ग्रोथ करे, कुछ हो सकता है कि मरने के 2 घंटे तक ही ग्रोथ करे, कुछ हो सकता है कि मरने के बाद अगर 10 घंटे हो गए तो वो ग्रोथ ही ना करें। तो ऐसे इंसेक्ट की सहायता से हम लोग पता लगाते हैं इस बॉडी को लगभग कितना टाइम हो गया होगा। ये भी आपका एक स्कोप आता है, एक फील्ड आता है किसके अंदर, इसके अंदर फोरेंसिक बायोलॉजी के अंदर। और फोरेंसिक बायोलॉजी का स्कोप क्या है, एक टॉक्सिकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो बायोलॉजिकल सैंपल के अंदर जो टॉक्सिन या जो पॉइजन यानी विषैले पदार्थ या जहर या ड्रग अगर मिल जाएं तो बच्चे उनसे भी पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति की डेथ कैसे हुई होगी। जो भी चीज़ें हैं ब्लड से, यूरिन से, लीवर टिश्यू से, स्टमक से, यहाँ से हम ये कोई भी सेल उठा करके पता कर सकते हैं व्यक्ति की बॉडी में ये है कि नहीं। तो पॉइजन वाले जो केस होते हैं, या किसी ने ओवरलोड ड्रग ले ली उससे मर गया, एल्कोहल की टेस्ट कर सकते हैं। वो दूसरा बच्चे तो है ही सिविल डिस्प्यूट या फैमिली लॉ, है ना। लीगल मैटर में तो हम आजकल यूज करते हैं कि परिवारों के बीच में डिस्प्यूट वगैरह हो। मेडिकल और क्लिनिकल एप्लीकेशन तो है ही, हॉस्पिटल में डेथ हो जाए या किसी की डेथ का पता ना लगे क्यों हुई है, तो उन सारी चीज़ों का यूज भी हम इसी के द्वारा करते हैं। और इसके अलावा बच्चे आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन, इसका मतलब है कि एंशिएंट जो हमारे ह्यूमन के पुराने अवशेष हैं, पुराने समय पे जो अवशेष हैं उनका भी हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। पुराने अवशेषों का एनालाइज करके हमें क्या पता लगता है, पता लगता है कि मानव का शरीर पहले कैसा था, अब कैसा है। पुरानी कोई हमें कंकाल, कोई हड्डी का टुकड़ा मिल जाए, मान लो हजारों साल पुराना मिल गया, उसको भी लेकर के हम लोग ये टेस्ट कर सकते हैं कि पहले आदमी कैसी बॉडी की स्ट्रक्चर थी, कैसी बोन होती थी और आज कैसी। तो हमें इससे हमारे विकास का पता लगता है, इवोल्यूशन का पता लगता है बच्चे, ये भी हम इसी में पता लगा सकते हैं। और फिर दूसरी बात है बायो टेररिज्म एंड नेशनल सिक्योरिटी, यानी फोरेंसिक बायोलॉजी जो है वो बायोलॉजिकल एजेंट को डिटेक्ट कर सकती है
और बायो टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन में भी उपयोग होती है। मतलब हो सकता है कि किसी देश ने आक्रमण कर दिया, उसने गोलियों से आक्रमण नहीं किया, उसने किसी बीमारी के है ना माइक्रोब्स छोड़ दिए, जैसे एंथ्रेक्स के माइक्रोब्स युद्धों में यूज होते हैं। एंथ्रेक्स के किसी किसी की सेना छोटी थी, किसी की सेना बड़ी थी, छोटी सेना वाले ने एंथ्रेक्स के बायोमोलिक्यूल छोड़ दिए। एंथ्रेक्स से क्या हुआ कि हमारी बॉडी इफेक्टेड हो गई, तो अब सेना तो वैसे ही मर जाएगी बीमारी से, कैसे लड़ेगी। तो उस चीज को अब डिटेक्शन किया जा सकता है, किसी देश की सिक्योरिटी को खतरा हो तो पता लगा जा सकता है, क्योंकि हम बीमारी वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना उनको बायोलॉजिकल वेपन के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन फोरेंसिक जो आपकी बायोलॉजी है ये उनका पता लगा सकती है। समझ गए? चलिए सर, उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आई होगी। यहां तक ये कुछ मैंने स्कोप बताए, 12 स्कोप आपके सामने लिखे हुए हैं। स्कोप का मतलब फील्ड है, वो क्षेत्र हैं जहां जहां पे फोरेंसिक बायोलॉजी अपना काम करती है, या उसके अंतर्गत सब ब्रांच आप लोग बोल सकते हो, यही होते हैं उसके स्कोप। इसके बाद बच्चे हम शुरू करेंगे प्रिंसिपल्स। जो फोरेंसिक बायोलॉजी के अंतर्गत हमारे जितनी ब्रांच आती हैं तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स के ऊपर वो काम करती है, ये काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हमारा एक छोटा सा सब टॉपिक हमने इंट्रोडक्शन वाला किया है, स्कोप वाली बात करी है बच्चे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मेन कंसेप्ट हमारे और अभी चलते रहेंगे ऐसे, यहाँ से शुरुआत हमारी हो गई है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको और भी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, बेहतरीन तैयारी होगी। यूनिट वाइज कंसेप्ट पूरे करते जाएंगे, और जिस यूनिट का कंप्लीट हमने कंसेप्ट कर ली फिर उसके बाद उसके एमसीक्यू भी हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे बच्चे। ये हमारी रिदम से क्लासेस चलेंगी आपके इस बैच के अंदर। उम्मीद करता हूँ बच्चे आप सभी को बात समझ में आई होगी। तो मिलते हैं बच्चे आप सभी से नेक्स्ट सेशन के अंदर। अभी भी जिस बच्चे को सस्पेंस हो कि सर ये क्लासेस कहाँ चलेंगी, कैसे चलेंगी, तो बेटा संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पे बैच आज से आपका शुरू हो गया है, वहीं पर आपको क्लास भी देखने को मिलेंगे। बैच परचेज करेंगे, क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएंगे। 3 बैच आपको मिलेंगे। एक आपके साइंटिफिक ऑफिसर का जो पेपर 1 होता है, सिर्फ पेपर 1 का बैच अलग होगा, सिर्फ पेपर 2 का बैच अलग होगा, और पेपर 1 प्लस पेपर 2 का एक तीसरा बैच होगा जिसमें कंप्लीट होगा। तीनों ही बैच ऐप पे मिलेंगे, जिसकी आपको आवश्यकता उस पर कर सकते हो। चलिए बच्चे, मुलाकात होगी फिर आपसे अगले सेशन में। जय हिंद भाई।